कल्पना कीजिए एक ऐसा द्वीप जो सदियों से बाहरी मानवता के स्पर्श से अछूता रहा है, जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्धतम रूप में मौजूद है, जहां आसमान और समंदर नीले हैं, जहां हवा साफ है, जहां सदियों पुराना जंगल है और वह आइलैंड एक प्राचीन सभ्यता का घर है। और यह आइलैंड है भारत के सुदूर दक्षिण पूर्व में स्थित एक अनमोल रत्न, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब जरा सोचिए कि जहाँ के आदिवासियों ने कभी आधुनिकता की हवा भी ना छुई हो, वहाँ अब सरकार हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट चलाकर डेवलपमेंट करने जा रही है। और सबसे भयानक बात यह है कि कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि इस आइलैंड पर डेवलपमेंट के कारण इस पूरे आइलैंड का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की कई सारी प्रजातियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो बॉडी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रहकर पर्यावरण के लिए लड़ती है, उसने तक इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था और कुछ सवालों के घेरे में था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण कहा जा रहा है कि पर्यावरण का काफी बड़ा नुकसान होगा। अब इसी मुद्दे को लेकर यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था, लेकिन हाल ही में यह चर्चा का मुद्दा इसलिए है क्योंकि एनजीटी ने मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ दो सवालों के जरिए। पहला सवाल, आखिर क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? और दूसरा सवाल, कितना खतरनाक यह प्रोजेक्ट है इस आइलैंड के इकोसिस्टम के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? तो इस प्रोजेक्ट को 2021 में नीति आयोग ने शुरू किया था, क्योंकि ये लोकेशन जो है वो भारत के लिए जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री बेसिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताता हूँ कैसे। क्योंकि यह आइलैंड भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मलक्का जलडमरू के बहुत ही करीब है, जिसकी वजह से यहाँ से दुनिया का लगभग 25 से 30% तेल और समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी आइलैंड के पास से गुजरता है। और दूसरी बात, अगर आप इस पूरे ओशियन को देखें तो यूके, अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के बाकी देशों के भी मिलिट्री बेस इस पूरे ओशियन में नजर आएंगे। मतलब इन देशों की पकड़ बहुत मजबूत है इस ओशियन में। इसलिए यह प्रोजेक्ट भारत के सुरक्षा क्षेत्र में चीन जैसे देशों की स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसी रणनीति का एक कड़ा जवाब हो सकता है। क्योंकि अगर अब हमारी लड़ाई चीन से होगी तो हम उनका ट्रेड यहाँ से रोक देंगे, जिसकी वजह से उसे कुछ हद तक झुकने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। इसलिए अब हम इस प्रोजेक्ट में इस आइलैंड पर 4 बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। अब इनमें से पहला काम है एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनाना, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो अगर हम यहाँ पर बंदरगाह बनाते हैं तो हम बाकी इंडोनेशिया साइड बंदरगाह है उन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। और दूसरा काम है यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, ताकि यहाँ पर आवागमन जो है वो आसानी से हो सके और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में इस हवाई अड्डे का उपयोग एयरफोर्स के लिए भी किया जा सके। और तीसरा स्ट्रक्चर है एक टाउनशिप बनाना, ताकि यहाँ पर एक बंदरगाह पर काम करने वाले लोग रह सके। और सरकार इस आइलैंड को एक टूरिज्म हब भी बनाना चाहती है, तो यहाँ पर एक टाउनशिप का होना बहुत ही जरूरी है। और चौथा स्ट्रक्चर यह है कि एक 450 मेगावाट का गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण करना, ताकि इस पूरे आइलैंड में बिजली की भरपाई की जा सके। और यह 4 भागों में मोटे तौर पर जो हमें स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है वह इस प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो नेशनल सिक्योरिटी को और बेहतर करने और बंदरगाह बनाकर भारत की दूसरे बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने पर जोर देता है। और सरकार इस आइलैंड पर सिर्फ यही चीजें नहीं बनवाएगी, वह यहाँ पर टूरिज्म से संबंधित भी बहुत कुछ बनवाएगी। कहा जा रहा है कि कैसीनो, रिजॉर्ट, होटल और एडवेंचर टूरिज्म के लिए तो एक पूरा अलग जोन तैयार किया जा रहा है, ताकि इस पूरे द्वीप को एक ग्लोबल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म का केंद्र बनाया जा सके। और सरकार के द्वारा बाकायदा इस पूरे प्रोजेक्ट की तुलना जापान के टोक्यो और हांगकांग जैसे बड़े शहरों से की जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट के वायदे सुनने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई बहुत ही अलग है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं। इनमें से पहली समस्या यह है कि यहाँ का एकदम अनछुआ प्रिस्टीन इकोसिस्टम, यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो इस प्रोजेक्ट के कारण पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर 10 लाख से अधिक पेड़ काट दिए जाएंगे। और यह पेड़ जो है वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, यहाँ के पेड़ है मैंग्रोव के पेड़ है। और यह पेड़ों की वो प्रजाति है जो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जितना हमने अनुमान लगाया है उससे ज्यादा पेड़ कटेंगे, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट जितना हम अनुमान लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा डेंस है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कई सारे निकॉक मैकॉन्ग जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं, जो इन पेड़ों के कटने से खत्म हो जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात वह यह है कि यहाँ पर एक कछुए की प्रजाति है जो दुनिया के
सबसे बड़े कछुओं में से एक है और उनका ब्रीडिंग ग्राउंड इस आइलैंड के तट है। और जब यहाँ बंदरगाह बनाया जाएगा तो इन तटों को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये कछुए की प्रजाति जो है वह खतरे की ओर बढ़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको ब्रीडिंग ग्राउंड ना मिलने की वजह से इन संख्या लगातार घट जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वह यह है कि कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह आइलैंड जो है वो लंबे भूवैज्ञानिक समय से मेन भूभाग से कटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कई सारी स्थानीय प्रजातियों का विकास हुआ है, जिनमें से कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी खोज भी अभी तक हमने नहीं की है। और एक और बात, इस पूरे आइलैंड के चारों तरफ परवाल भित्तियां है, मतलब ये पूरा आइलैंड कोरल रीफ से घिरा हुआ है। और जब इस आइलैंड पर भारी मात्रा में ह्यूमन एक्टिविटीज होगी तो इन कोरल रीफ पर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब आप अनुमान लगाइए कि एक ऐसे प्रिस्टीन आइलैंड में हम एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जिसका इकोसिस्टम इतना रीच और नाजुक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी ह्यूमन एक्टिविटी भी करते हैं तो इस आइलैंड के अनुसार वह काफी बड़ी हो जाती है। मतलब ये आइलैंड बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ का इकोसिस्टम डेवलपमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की दूसरी चुनौती पर, वह यह है कि इस आइलैंड पर कुछ सोम्पेन जैसी आदिवासियों की जनजातियां रहती है। इनका बाहरी लोगों से कांटेक्ट बहुत ही कम हुआ है और जब भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की हमने कोशिश की है तब इन जनजातियों ने हिंसा करने की कोशिश की है और ये बाहरी लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं। इसलिए यह जनजातियां इस प्रोजेक्ट के लिए इन जनजातियों को यहाँ से हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है इस प्रोजेक्ट के सामने। और एक और भयानक बात बताता हूँ, सर्वाइवल इंटरनेशनल का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस पूरे आइलैंड के आदिवासी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इनका बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बहुत कम रहा है, तो इनके अंदर संक्रमणीय रोगों से बचने के लिए उनके पास कोई अपना प्रतिरक्षा तंत्र भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो एक बहुत बड़ी इनकी आबादी खत्म हो सकती है। और वर्तमान में इनकी आबादी में बताऊं तो वो 1761 है, जो मतलब बहुत कम आबादी है। इसलिए यह ट्राइबल इस पूरे प्रोजेक्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की तीसरी चुनौती पर, वह यह है कि यह आइलैंड जिस जगह पर स्थित है वहाँ सुनामी आती रहती है, क्योंकि आइलैंड जो है वह एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। और 2004 की सुनामी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस सुनामी के कारण यहाँ का इंदिरा पॉइंट पर जो लाइट हाउस बना हुआ है वह कभी जमीन पर हुआ करता था, लेकिन आज वह समंदर के अंदर है, मतलब 3 से 4 मीटर तक जमीन अंदर की ओर धंस गई है। और इस सुनामी के कारण इस आइलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। और अब आप सोचिए कि हम एक ऐसे आइलैंड पर हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जो आइलैंड अपने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है, क्योंकि ये पूरा आइलैंड एक सुनामीग्रस्त क्षेत्र में है। अब हमारे पास इस प्रोजेक्ट को रोकने का एक नहीं 3 मेन कारण है, फिर भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, मतलब एनजीटी ने मंजूरी दी है, क्योंकि सरकार ने इसे नेशनल सिक्योरिटी और प्लानकर्ताओं के द्वारा बताए गए पर्याप्त पर्यावरणीय उपायों के चलते मंजूरी दी है। क्योंकि सरकार ने कई सारे ऐसे वायदे भी किए हैं कि इन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा और वहाँ जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने ही सरकार वापस पेड़ हरियाणा में लगाएगी, मतलब वहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन फिर भी यह प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर सरकार को इस क्षेत्र को एक नेशनल सिक्योरिटी और इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए बंदरगाह बनाना था तो वह यहाँ पर एक प्रिस्टीन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके टूरिज्म हब बनाने में क्यों जुटी हुई है। अब इस बात का जवाब सरकार ही जानती है। और अब इस आइलैंड को लेकर यहाँ पर 2 विचारधाराएं आती है। एक कहता है यह आइलैंड खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दूसरा कहता है सब चंगासी। लेकिन इस पूरी बातचीत का लास्ट कंक्लूजन यह है कि हमारे देश के लिए इस ओशियन पर पकड़ बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट का पूरा होना महत्वपूर्ण है, इस देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और भारत के विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने के लिए भी। और अब हमें देखना यह है कि सरकार ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वायदे किए हैं उन्हें पूरा करती हुई इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है या नहीं। धन्यवाद।